डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये ना पता हो कि मुख्यमंत्री की इच्छा कहां से लड़ने की है, तो ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। देखिए, हो सकता है बंद कमरे में तालमेल ना हो, आपस में कोई मन ना मिल रहा हो किसी बात को लेकर। बीजेपी ने टाइम बाय कर लिया है या फिर मुनासिब होगा ये कि कांग्रेस के लिए भी ये उतना ही लाभकारी है। भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है उन्हें कौन से नेता का कहां से चुनाव लड़ना। चुनाव के बाद तो भले ही कुछ खबरें आई हो, लेकिन पहले नहीं थी नाराजगी की। देखिए, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है चुनाव के दौरान बीजेपी में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा तेजी से बढ़ा है। दोस्तों नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। प्रदेश में एक बड़ी खबर जिसका इंतजार सब लोग कर रहे थे। दो बड़ी पार्टियों ने प्रदेश में चुनाव आगे बढ़ाने के लिए मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव आयोग को खत लिखा था। उसके बाद चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा और जो रिजल्ट 4 अक्टूबर को आना था वो अब 8 अक्टूबर को आएगा। ये बड़ी खबर है और इसको लेकर राजनीतिक हलकों में अलग अलग क्षेत्र से या अलग अलग राजनीतिक नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। ये मांग की गई थी, उसके बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के ये लेटर लिखे जाने के बाद जो है बीजेपी पर हमला भी बोला था। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा बड़ी खबर ये है कि कल जींद में होने वाली अमित शाह की रैली में अमित शाह का दौरा रद्द हो गया है। अब इस रैली को पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। इसके अलावा टिकटों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है और इस घमासान के बीच तमाम बड़े नेता अपने टिकट बचाने और समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। लगातार लॉबिंग शुरू हो गई है और इससे बड़ी खबर यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच कम्युनिकेशन गैप है, या यूं कहें हिंदी में कि संवादहीनता है, या फिर एक कोऑर्डिनेशन या समन्वय की स्थिति नहीं बन पा रही है। ये सवाल इसलिए उठाना जायज है कि कल ही सुबह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा था कि मुख्यमंत्री करनाल की बजाय लाडवा से चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद शाम होते होते खुद मुख्यमंत्री की ओर से एक ऐसा स्टेटमेंट आया जिसने मोहन लाल बड़ोली के स्टेटमेंट को ही नकार दिया, या यूं कहें कि उन्होंने इसको बदलते हुए कहा कि वो करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद इसमें उन्होंने राइडर भी लगाया कि हो सकता है कि मोहन लाल बड़ोली संगठन के आदमी हैं, उनको ज्यादा पता होगा। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बीच अगर ये असमंजस की स्थिति बनी है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी है, तो इसको लेकर किस तरह से विवेचना की जानी चाहिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जब विवेचना की बात आती है, विश्लेषण की बात आती है, तो प्रदेश की राजनीति को जानने और समझने वाले लोगों से बात करना बेहद जरूरी होता है। नवीन जी हमेशा की तरह हम सबके साथ हैं, हम सबके प्रिय नवीन जी, क्योंकि 35 वर्षों का अनुभव बताता है कि राजनीति किस ओर जा रही है और इस तरह के बयानों के क्या मायने होते हैं, इस तरह के बयानों से क्या प्रभाव पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में हर बयान का एक मतलब होता है, हर स्टेटमेंट के मायने अलग होते हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद डबास जी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति के रंग अलग होते हैं और जब चुनाव सिर पे आते हैं तो वो रंग और गहरे तरीके से दिखाई देने लग जाते हैं। नवीन जी, एक रंग ये है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ गई है, एक रंग ये है कि अब जो है कल होने वाली जन आशीर्वाद रैली में खुद जो अमित शाह को आना था वो नहीं आ पा रहे हैं। इसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि अमित शाह जो टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है उसके बाद पहले वो निपटा लें, उसके बाद प्रदेश का दौरा शुरू करेंगे। हालांकि कल से शंखनाद शुरू होना था भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार। देखिए डबास जी, अभी बड़ी खबर आई, चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा की चुनाव तिथि 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर कर दी है। जी।
अब वोटिंग 5 अक्टूबर की होगी और उसके चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को 8 आएंगे। अक्टूबर भारतीय जनता पार्टी इनेलो ने पहले ही हफ्ता भर पहले 10 दिन पहले चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा था कि लॉन्ग वीकेंड की वजह से लोग बाहर चले जाते हैं और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज कम रहेगी, लोग मतदान का प्रयोग कम करेंगे, चुनाव तिथि बदली जाए। हालांकि कांग्रेस ने इस पर कटाक्ष किया था। कांग्रेस ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वोटिंग से डर रही है, वो वोटिंग के लिए तैयार नहीं है, चुनाव से वो पीछे भाग रही है, इस वजह से उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। खैर, ये उनका राजनीतिक बयान था, लेकिन आज चुनाव आयोग ने तिथि बदल दी है। और इसी बीच ये खबर आई कि जींद में होने वाली 1 सितंबर की रैली, यानी कल जो जन आशीर्वाद रैली वहां होनी थी, अमित शाह का दौरा था, उन्होंने वहां से अपना चुनावी दौरा शुरू करना था। बीजेपी का चुनाव प्रचार कल वहां से शुरू होना था, शंखनाद होना था, लेकिन अमित शाह ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। अब उस रैली को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर संबोधित करेंगे। बाकी प्रदेश के अन्य नेता होंगे, लेकिन मुख्य तौर से ये 2 नेता उस रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह का वहां ना जाना, उस रैली से उनका कार्यक्रम रद्द होना, भारतीय जनता पार्टी में और विपक्ष में उसको लेकर भी प्रश्न खड़े होने लगे हैं। नवीन जी, दो बड़े विश्लेषण आज की तारीख में होने बेहद जरूरी है। देखिए, 16 अगस्त को चुनावों की तारीख जो है वो डिक्लेयर हुई थी और उसके बाद जो है वो करीब 1 हफ्ते बाद भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी लिखी थी और चुनाव की तारीख और आज 31 तारीख, करीब 15 दिन आप मान के चलिए कि 15 दिन बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या इससे बीजेपी को कुछ क्या कहें कि समय मिलेगा और प्रयास ज्यादा करने के लिए? क्या कांग्रेस को समय मिलेगा और प्रयास करने के लिए? क्या ये मुनासिब होगा ये कहना कि बीजेपी ने टाइम बाय कर लिया है, या फिर मुनासिब होगा ये कि कांग्रेस के लिए भी ये उतना ही लाभकारी है, या ये मुनासिब होगा कहना कि किसी के लिए लाभकारी नहीं है? जो मुद्दे थे वो उठ चुके हैं, अब तो सिर्फ जो है वो अपनी गोटियां फिट करने के लिए या समीकरण साधने के लिए, बैठाने के लिए जो है थोड़ा सा टाइम मिल गया है। मुद्दे वही है। देखिए डवास जी, चुनाव आयोग ने जो चुनाव 1 अक्टूबर को होना था वो 5 अक्टूबर को जी, यानी 4 दिन का समय उन्होंने 4-5 दिन का समय, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। इलेक्शन के दौरान तो एक दिन महत्वपूर्ण होता है, एक दिन महत्वपूर्ण होता है, और ये महत्वपूर्ण चुनाव से ज्यादा मुझे लगता है कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए, उनको अपने उम्मीदवार घोषित करने के लिए एक दिन भारी पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि उन्हें कौन से नेता को कहां से चुनाव लड़वाना है, और उनका एक दिन का समय वहां खराब हो रहा है, समय जा रहा है जी। और चुनाव के समय में ये कितना महत्वपूर्ण फैसला है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमित शाह को अपनी रैली जहां से चला हुआ शंखनाद करना था, उनको वहां जाना, उनको अपना रद्द करना पड़ा जी। उनको उनका दौरा रद्द हो गया। ये छोटी बात नहीं है, बड़ा मामला है। ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उनकी हालत कैसी है, या ये कह सकते हैं कि हर कदम फूंक के उठा रही है, इसलिए जो है कई चीजें ऐसी हैं जो पोस्टपोन की जा सकती है, उनको पोस्टपोन कर रहे हैं। देखिए, पोस्टपोन चुनाव आयोग ने ये किया है भारतीय जनता पार्टी की मांग के ऊपर जी। ये हालांकि चुनाव आयोग ने भी 4-5 दिन पहले बैठक कर ली थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए या ना किया जाए, चुनाव की तिथि आगे बढ़ाई जाए ना। लेकिन आप देखिए, जैसे जैसे भाजपा अपने उम्मीदवारों की चुनाव की लिस्ट घोषित नहीं कर पा रही है, प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस होने के बाद भी उनकी लिस्ट रुकी हुई है।
जब लिस्ट होगी उसके बाद चुनाव आयोग का ये फैसला आना, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये संकेत तो है, ये संकेत है। ये संकेत जिस तरह से चुनाव आयोग को लेके, उसकी निष्पक्षता को लेके पिछले कुछ समय के दौरान सवाल उठे हैं, ये कुछ ऐसे संकेत राजनीतिक गलियारों में खासकर विपक्ष की ओर से जरूर इसको उठाया गया। विपक्ष की ओर से तो जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से लेटर लिखा गया था, उस समय भी कांग्रेस ने ये कहा था कि ये लेटर जो है पोस्टपोन करने का या चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का सिर्फ भय के कारण इस तरह का लेटर लिखा गया। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है, चुनाव के लिए, चुनाव की इनकी तैयारियां नहीं है और ये समय चाहती है, इसीलिए ये पत्र लिखा गया है। बात कोऑर्डिनेशन की है, बात समन्वय की है, बात कम्युनिकेशन की है। नवीन जी, संवादहीनता की स्थिति जब होती है किसी पार्टी में, तो फिर कैंडिडेट डिक्लेयर करना तो दूर की बात है, अगर प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में भी इस तरह की संवादहीनता या कोऑर्डिनेशन की स्थिति दिखाई दे कि सुबह जो है प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ेंगे और शाम को मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, तो स्थिति अपने आप समझ में आ जाती है कि कितना सरकार और संगठन आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। ये उस समय भी सवाल उठे थे, आप ही ने ये सवाल प्रमुखता के साथ उठाया था जब ये मुख्यमंत्री की ओर से स्टेटमेंट आया था कि चुनाव अपने समय पे होंगे, लेकिन चुनाव तो समय से पहले, चाहे कुछ ही दिन पहले हुए, लेकिन वो जिस दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था उसी दिन, उससे एक दिन बाद 16 तारीख को सुबह ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये बयान आया था कि चुनाव पहले नहीं होंगे, अपने समय पर होंगे, और उसी दिन 3 बजे चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी थी कि हरियाणा के चुनाव 1 अक्टूबर को यानी समय से पहले होने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो ये कहा जा सकता है कि जो है चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है और अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन संगठन और सरकार तो बीजेपी के ही है, और जब बीजेपी में ही इस तरह की संवादहीनता की स्थिति हो कि मुख्यमंत्री को पता ही ना हो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या बयान दिया है, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये ना पता हो कि मुख्यमंत्री की इच्छा कहां से लड़ने की है, तो ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। इसको कैसे देखा जाए, इसकी विवेचना कैसे की जाए नवीन जी? ये तो मतलब पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए भी एक संदेश है कि यहाँ क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं। देखिए, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के लाडवा से चुनाव लड़ेंगे जी। हालांकि जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी चुनाव उम्मीदवारों की जब लिस्ट आएगी कौन कहां से चुनाव लड़ेगा तब इसका पता चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर उन्होंने इस बात की घोषणा की नहीं, वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, इसकी तैयारी चल रही है, ये तय हो गया है, ये तय हो गया। और उसी दिन कल शाम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल में कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे बात की, उन्होंने कहा मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। पत्रकारों ने पूछा भी कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा है कि अब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने उन पर एक कटाक्ष की करते हुए कहा उस संगठन के व्यक्ति हैं, उन्हें इस बात की ज्यादा जानकारी होगी, वो ज्यादा अगर वो कह रही है तो उनके पास जानकारी ज्यादा होगी। तो ये कटाक्ष था उनके ऊपर, ये कटाक्ष यानी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच समन्वय कैसा है ये लोगों के बीच बड़ा सार्वजनिक हो गया। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुख्यमंत्री है वो इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष ही थे, तो संगठन कैसे चलता है, संगठन के साथ सरकार कैसे काम करती है और सरकार और संगठन के बीच में समन्वय कैसा होता है, कम से कम नायब सिंह सैनी से बेहतर तो और कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल, नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने दोनों कार्य देखे, प्रदेश अध्यक्ष का भी देखते रहे और मुख्यमंत्री भी बने रहे, उन्हें संगठन भी उन्होंने चलाया, वो सरकार भी चला रहे हैं, और संगठन के साथ आज उनका वो तालमेल, मुख्यमंत्री का ही तालमेल ना बैठना और ये सार्वजनिक हो जाना, देखिए हो सकता है बंद कमरे में तालमेल ना हो, आपस में कोई मन ना मिल रहा हो किसी बात को लेकर, तो वो एक अलग बात होती है, आमतौर पे होता रहता है, हर पार्टी के बड़े नेताओं में होता है, लेकिन इसका सार्वजनिक होना ये पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
ये एक जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं गया बीजेपी के लिए, इन नेताओं के लिए, कि इनके बीच आपस में समन्वय नहीं है। तो ये इसका और असर क्या? पार्टी कौन सा नेता कहां से चुनाव लड़ेगा, अब ये देखिए 2 दिन पहले प्रधानमंत्री के साथ लिस्ट डिस्कस की गई। पहले दिन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर लंबी चौड़ी बैठक चली, जिसमें अमित शाह सहित हरियाणा के तमाम बड़े नेता शामिल रहे। दिन भर बैठकों का दौर चला। उसमें एक एक सीट पर चर्चा की गई और लगभग 55 सीटों पर सिंगल नाम दे दिया गया, यानी नाम फाइनल कर दिया गया कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन से विधानसभा से कौन उम्मीदवार होगा। उसके बाद रात को 8 बजे प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। प्रधानमंत्री को लिस्ट सौंपी गई। प्रधानमंत्री चूंकि हरियाणा से उनका बड़ा निकट का संबंध रहा है, वो हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, वो हरियाणा की भौगोलिक स्थिति को भी जानते हैं, हरियाणा के मुद्दों को भी जानते हैं, हरियाणा के नेताओं से भी वो रूबरू है, सबको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उन्होंने वो लिस्ट एक नजर डाली और उन्होंने एक एक विधानसभा पे बड़ी ध्यान से देख रहे थे। तो ऐसा लगा लोगों को, रात भर इंतजार रहा, सारे नेता इंतजार करते रहे कि लिस्ट घोषित होगी। ये लग रहा था कि 8 बजे मीटिंग है, तो मीटिंग खत्म होने के आधे एक घंटे बाद जो है ऐसा लग रहा था कि 10 बजे 11 बजे 12 बजे किसी भी वक्त लिस्ट आउट हो जाएगी और उम्मीदवारों को पता चलेगा कि उनका नाम आया नहीं आया, आया तो कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नेता, उनके समर्थक और जनता, जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, वो लोग अपना टीवी ऑन करके रात भर बैठते हैं। लेकिन रात भर कोई सूची नहीं आई। लोगों को लगा सुबह वो सूची आएगी, सुबह शायद लिस्ट आउट हो जाएगी, लेकिन सुबह भी नहीं हुई। फिर दिन में पता चला कि ये 2 दिन बाद पार्टी के प्रदेश प्रधान बोल रहे हैं कि लिस्ट आने में 1-2 दिन का टाइम, 2 दिन का समय और लगेगा। तो ऐसा लगा, ये संदेश गया, इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस लिस्ट से संतुष्ट नहीं थे। नहीं तो ऐसा नहीं होता, प्रधानमंत्री से ऊपर बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं जिससे कहीं और चर्चा की जाए, कहीं और डिस्कस किया जाए। संतुष्ट होने न होने की बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण उठाई है नवीन जी। पार्टी के भीतर, क्योंकि अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी मिल चुका है और मोहनलाल बड़ौली को संगठन का अनुभव भी पहले रहा है, उन्होंने अलग अलग पदों पे संगठन में सेवाएं दी है। तो बड़ौली की हम बात करें नवीन जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मोहनलाल बड़ौली इस समय जब टिकटें बांटने का समय आता है, तो जिनको टिकटें मिलनी होती है और जिनकी टिकटें कटनी होती है, एक समन्वय स्थापित किया जाता है, उनको एक संदेश भी दिया जाता है कि भाई जिसकी भी टिकट होगी, टिकट तो क्योंकि एक ही आदमी की होती है, बिल्कुल। जिसकी भी टिकट होगी बाकी लोगों को मिलकर काम करना है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, रतिया से सुनीता दुग्गल जो सिरसा से सांसद भी रही है, जब उनका नाम चला तो रतिया से मौजूदा विधायक जो है लक्ष्मण नापा, पता चला कि उन्होंने मीटिंग कर ली है। बाद में जिस तरह की खबरें आई, कुछ लोग उनके हक में बोलने लगे, कुछ लोग उनके खिलाफ बोलने लगे और उन्होंने साफ इस तरह का एक संदेश आया कि अगर सुनीता दुग्गल रतिया से चुनाव लड़ेंगी तो उनका सीधे तौर पर और खुले रूप से विरोध किया जाएगा। इसी तरह रोहतक से चुनाव हारे अरविंद शर्मा जो है वो गोहाना से लड़ना चाहते थे, तो गोहाना तो खुद प्रदेश अध्यक्ष का अपना जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां जो है अरविंद शर्मा के पुतले फूंक दिए गए। उनका तो पुतला तक फूंका गया, विरोध कर दिया गया। और फिर उसके बाद गोहाना से ही योगेश्वर दत्त जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, वो दिल्ली पहुंच गए। वो चाहते अमित शाह से मिले, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। तो ये सवाल खड़ा होता है कि मोहनलाल बड़ौली पूरे प्रदेश का संगठन देख रहे हैं। इधर से अगर साउथ हरियाणा की बात करें तो जो समन्वय स्थापित करने की बात थी, राव इंद्रजीत सिंह कई सीटों पर अड़के बैठे हुए। तो जो प्रदेश अध्यक्ष का काम है, सीटों के लिए एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, जो नाराज लोग हैं उनको मनाना, ये हालांकि मुख्यमंत्री तमाम बड़े नेताओं का भी काम होता है, लेकिन इसमें संगठन की जिम्मेदारी ज्यादा होती है जब चुनाव लड़वाना, टिकट, क्योंकि ये सारा काम
संगठन की ओर से ही कार्यकर्ताओं को मनाने का और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़े रखने का जो काम होता है, इसमें इसमें हम अगर देखें तो बीजेपी में इससे पहले इस तरह की सूचनाएं कभी नहीं आई थी। 2014 के चुनाव में भी हमने देखा, 2019 के चुनाव में भी देखा, दोनों लोकसभा, दोनों विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा। चुनाव के बाद तो भले ही कुछ खबरें आई हो, लेकिन पहले नहीं थी नाराजगी की। देखिए, बीजेपी में पिछले कुछ सालों में माहौल बड़ा तेजी से बदला है जी। खासतौर से जब बीजेपी सत्ता में आई और दूसरी पार्टी के नेता, खासतौर से कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए जी। और बीजेपी ने उन्हें बड़ी तवज्जो दी, उन्हें बड़ी जिम्मेवारियां दी, बड़े पद दिए। अब ये देखिए, लोकसभा चुनाव में सिरसा से जब सुनीता दुग्गल की टिकट काटी गई, अशोक तंवर को चुनाव मैदान में उतारा गया, सुनीता दुग्गल तभी रुष्ट हुई थी, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी, बिल्कुल व्यक्त की थी। और चुनाव प्रचार के दौरान भी वो निष्क्रिय रही। अब जब रतिया से इस बात की चर्चा हुई कि सुनीता दुग्गल को चुनाव लड़वाया जा रहा है, पार्टी उन्हें वहां से चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है, उनका नाम आते ही वहां के विधायक लक्ष्मण नापा सहित पार्टी के जिला अध्यक्ष बलदेव गिरोहा सहित लोगों ने खुला ऐलान कर दिया कि अगर सुनीता दुग्गल या बाहर के किसी कैंडिडेट को टिकट दी गई तो उसका भारी विरोध किया जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे। तो यानी उनके नाम की घोषणा हो, टिकट आउट हो, उससे पहले ही उन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया और ये बता दिया कि बीजेपी के नेता उनका विरोध करेंगे, उन्हें जिताएंगे नहीं, उनको हराकर भेजेंगे। इसी तरीके से अरविंद शर्मा का नाम गुहाना से आते ही बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता एकजुट हो गए। उन्होंने अरविंद शर्मा को जिताने के लिए इसके खिलाफ एकजुट होने लगे कि उनको जिताकर नहीं भेजेंगे, उनका पुतला तक फूंक दिया उन्होंने जी। तो बीजेपी के लिए आज बड़ा संकट विपक्ष से ज्यादा अपनी पार्टी के लोगों के लिए हो गया है कि उनकी पार्टी में उनका विरोध ज्यादा होने लगा है। उनकी पार्टी के लोग अपने ही नेताओं को हराने के लिए तैयार बैठे हैं बजाय जिताने के लिए। इसी तरीके से आप बात करें अहिरवाल की, राव इंद्रजीत देखिए, उनका बड़ा कद है, 6 बार के सांसद हैं, 3 बार कांग्रेस से सांसद रहे और 2014, 2019, 2024 में लगातार 3 बार बीजेपी से उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता है। इस बार जब उनको केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया तभी उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि जो सांसद पहली बार चुने गए हैं उनको मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रालय दिया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया, मेरे को राज्य मंत्री बनाया गया। वो भी तीसरी बार लगातार मैं राज्य मंत्री बन रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने अपने पार्टी के समर्थकों की जो बैठक ली, उस बैठक में ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी अहिरवाल से होकर जाती है। यानी उन्होंने ये कहा, ये संदेश दिया कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। तमाम कोशिशें उन्होंने की और पार्टी पर प्रेशर क्रिएट किया। इस प्रेशर के चलते उन्होंने अहिरवाल की पहले 11 सीटों पर फोकस किया कि 11 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए, यानी उनकी पसंद के उम्मीदवार मैदान में हो, जिन्हें वो चाहे उन्हें टिकट दे। अब पार्टी लगभग 5 विधानसभाओं के उनको देने के लिए तैयार है। उनकी बेटी आरती राव सहित 5 सीटें पार्टी उनको देने के लिए राजी हो गई है। जो चर्चाएं, जो अंदर से खबरें आ रही हैं, लेकिन वो अब 6 सीटों पर अड़े हुए हैं कि कम से कम 6 सीटें चाहिए। इसमें सिटिंग विधायकों की भी अगर राव इंद्रजीत की वो जो 6 सीटें वो मांग रहे हैं, जिसमें पटौदी है, गुरुग्राम है, बावल है, गुरुग्राम, कोसली, बावल, इसमें तो सभी में बीजेपी के जो वहां के सिटिंग विधायक हैं उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। नहीं, उनकी टिकटें कटने की नौबत आ गई। अगर राव साहब रही हैं तो वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल लिया। अगर राव साहब अड़े हुए तो इसका मतलब सीधे तौर पर उनकी टिकटों पर तलवार है। उनकी टिकटों पर तलवार है। उन्हें लग रहा है कि उनकी टिकटें कटेंगी, उनकी जगह राव इंद्रजीत के चहेते मैदान में आएंगे, उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा क्योंकि पार्टी प्रेशर में है।
और उन सब ने दिल्ली में डेरा डाल लिया। वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दरवाजे पर पहुंच चुके, उन्होंने उनसे गुहार लगाई है और मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो उनकी आवाज को उठाएंगे और बात करेंगे। अब लेकिन ये सब जानते हैं कि राव इंद्रजीत को पार्टी किसी भी हालत में नाराज नहीं करना चाहती। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि खट्टर साहब और राव साहब फिर आमने सामने। अहिरवाल की देखिए, खट्टर साहब और राव साहब तो 2019 से आमने सामने हैं। खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत केंद्रीय राज्य मंत्री थे। तब भी उनके बीच तकरार बड़ी खुली थी। मंच पे राव साहब ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। गुड़गांव में उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी। तो उनके बीच की तकरार तो पहले से है, लेकिन 2019 की अगर हम बात करें तो राव इंद्रजीत की प्रेशर के चलते राव नरवीर की टिकट बादशाहपुर से काटी गई थी और राव नरवीर अपने को बादशाहपुर के बादशाह मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है बादशाहपुर तो उनका इलाका है और वो वहां के बादशाह हैं। उनके टिकट कटने के बाद वो रुष्ट हुए और इस बार वो मुखर हो गए। उनके मुखर होते ही पार्टी ने डिसीजन लिया कि राव नरवीर को इस बार चुनाव लड़वाया जाए। पार्टी इस बार एक एक सीट पर नजर जमाए हुए है कि कौन सी सीट से कौन चुनाव जीत सकता है। लेकिन नवीन जी देखिए, साउथ हरियाणा, गोहाना, रतिया, ये तो हमने बात कर ली। इसके अलावा भी और क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की दिक्कतों का या इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब नवीन जिंदल जो है वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी शालू जिंदल या फिर उनकी माता जो है सावित्री जिंदल उनको हिसार से, इसका मतलब सीधा सीधा कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता की टिकट पे तलवार है। दूसरा जो डिप्टी स्पीकर है नरवा से विधायक है, उनको उनकी टिकट पे तलवार लटकी हुई है। वहां से कुलदीप बिश्नोई, रणधीर पनिहार की टिकट मांग रहे हैं। और इसके अलावा बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला तो साफ कह चुके हैं कि वो रानिया से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी उन्हें टिकट दे या ना दे, लेकिन वो रानिया से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं हिसार से लोकसभा में। इसके अलावा हम फरीदाबाद की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर बेटे पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल की टिकट कटवाने के लिए उन्होंने पिछली बार पूरा जोर लगाया, उनकी टिकट काटी गई और इस बार भी उन्होंने पूरी ताकत लगाई हुई है कि विपुल गोयल को टिकट ना दी जाए, उनको चुनाव ना लड़वाया जाए। भारतीय जनता पार्टी, विपुल गोयल ने भी खुला ऐलान कर दिया अगर उनको इस बार चुनाव ना लड़वाया गया, बीजेपी ने टिकट ना दी तो वो चुनाव अवश्य लड़ेंगे। अच्छा, एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। एक सीट ये मुद्दा पूरे हरियाणा में आप देखें तो लगभग कई सीटों पर दो सीटों का और जिक्र कर लेते हैं। अब विनोद शर्मा अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो अंबाला से जो है असीम गोयल की टिकट तय है। असीम गोयल चाहते हैं कि उनको पंचकुला शिफ्ट किया जाए। अगर पंचकुला उनको शिफ्ट किया जाता है तो फिर पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता की टिकट पे संकट हो जाता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है नवीन जी। देखिए, अगर इसको समझने की कोशिश करें हमारे दर्शक, और हम आपसे इस पे पूरे इस जो टिकटों के समीकरण है और सीटों के समीकरण है, इसको समझना चाहेंगे नवीन जी, और इससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव की स्थिति पे हम जानना चाहेंगे कि क्या असर हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से रतिया में, गोहाना में बीजेपी के लोगों ने खुली बगावत कर दी है। अच्छा, अरविंद शर्मा को लेकर तो एक बात और है, अरविंद शर्मा गोहाना से भी लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं गोहाना ना मिले तो उनको बहादुरगढ़ शिफ्ट कर दिया जाए। वो चाहते हैं बहादुरगढ़ से ना मिले तो उन्हें बेरी शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से गोहाना में उनके पुतले फूके गए, रतिया में बीजेपी के सिटिंग एमएलए, जिला अध्यक्ष सहित बीजेपी के अन्य लोगों ने बगावत का ऐलान कर दिया। इस तरीके से बगावत हरियाणा के बाकी क्षेत्रों में भी होने लगे। राव साहब अड़के बैठे हुए हैं और 4-5 सिटिंग एमएलए दिल्ली में पहुंच चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर जी के दरबार में पहुंच चुके हैं और इसी तरीके से कुछ नेता दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ पहुंच चुके हैं। तो यानी ऐसा दिखाई दे रहा है
कि जिनकी टिकट कटने की नौबत आ रही है वो सब दिल्ली में इन्होंने डेरा डाल लिया है और बीजेपी में बगावत हो सकती है। इसी बगावत के हो सकता है मंशा के चलते उनको आशंका हो चुकी है बीजेपी के बड़े नेताओं को कि बगावत हो सकती है और उसके चलते बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। वो लिस्ट रोक दी गई लिस्ट रोक दी गई और अमित शाह की कल की रैली में अमित शाह अमित शाह को रद्द करना पड़ा। तो ये बड़े संकेत हैं। अभी तक बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस भी आपस में गुटबाजी को खत्म करे, पहले आपस में एक दूसरे से लड़ ले फिर बीजेपी से लड़े। लेकिन इस बार बीजेपी के अंदर जो बगावत दिखाई दे रही है वो बीजेपी के लिए बड़ा सिद्धांत बन गई है। बीजेपी प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री से डिस्कस करने के बाद भी लिस्ट का खुलासा नहीं कर पा रही है। लेकिन उस लिस्ट में जो नाम फाइनल किए गए वो आउट हो चुके हैं। ये बीजेपी के बड़े नेता शामिल थे। कहीं ना कहीं सभी नेताओं का संपर्क एक दूसरे से रहता है। वो नाम आउट होने के बाद ये बगावत के सुर उभरने लगी है। अच्छा, ये भी एक बड़ा विषय है कि पार्टी की बैठक हुई, सीएसी की बैठक के बाद अगर लिस्ट जो है बाहर डिस्कस कर ली जाती है नवीन जी, उसके बाद तो देखिए लिस्ट आने से पहले अगर डिस्कस किया जाता है तो बगावत होना तो तय है। तो ये भी बीजेपी में एक कहे कि कमजोर कड़ी कौन है वो जो इस तरह की सूचनाएं भी लीक कर देता है। और इतने महत्वपूर्ण जो चुनाव है जिसपे कि हम सीधा कह सकते हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार भी टिकी हुई है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेके, और एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय अगर लीक हो जाते हैं तो ये भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए वो लिस्ट कहीं ना कहीं लीक हुई है और सभी नेताओं के बीच इस बात की चर्चा है कौन से विधानसभा से किसका नाम फाइनल किया गया। 55 नाम तो फाइनल, 55 नाम उन्होंने फाइनल किए हैं। उसके नामों की चर्चा लिस्ट आउट होने के बाद, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं किसी से कनेक्ट है, कहीं जुड़ा हुआ है, तो वो पूछता है कि आप सीईसी की मीटिंग में थे, क्या डिस्कस हुआ? उन्होंने कहा चिंता मत कर, तुम्हारी टिकट तो फाइनल हो गई है, बाकियों को रहने दो। फिर वो जब ये बात दूसरे नेताओं पे पहुंचती है तो बगावत होनी तय है। वो लिस्ट छप गई या तो वो लिस्ट फाइनल होने के बाद उसको डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्लेयर होने के बाद फिर जिनकी टिकट कटती है वो शांत होकर के आमतौर पे बैठ जाया करते हैं, ठीक है अब टिकट कट चुकी है, या वो भाग दौड़ भी करते हैं। तो लेकिन उनको बगावत का समय नहीं मिल पाता। अब टिकट फाइनल होने के बाद वो लिस्ट रोक दी गई, तो नेताओं के पास जब पहुंच गई लिस्ट तो बगावत का समय मिला, बगावत के शुरू करने लगी है और वो पार्टी के लिए बड़ा सिद्धांत बन गया है। और ये पार्टी को भारी नुकसान दे सकता है। एक तो पार्टी के पास 10 साल के बड़ा एंटी इनकमेंसी फैक्टर नेताओं के लिए दिक्कत है, बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत है। और दूसरी तरफ अब ये बगावत, ये बीजेपी के लिए और ज्यादा नुकसानदायक इससे हो सकता है। कैसे मैनेज करेगी? देखिए करना तो पड़ेगा सबको। दूसरे बीजेपी में अमित शाह पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं। उन्हें बीजेपी का प्रधानमंत्री मोदी का चाणक्य कहा जाता है। लेकिन जब उन्हीं को अपना दौरा रद्द करना पड़ जाए तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी के लिए दिक्कतें और परेशानियां इतनी हैं कि उनको संभालना मुश्किल है। दोस्तों, पार्टी के लिए दिक्कतें परेशानियां, आपस में जो टिकटों को लेके घमासान मचा हुआ है, बड़ी चुनौती बनी हुई है। हर नेता अपने आप को बड़ा नेता समझने लगा है और हो भी क्यों ना 10 साल सत्ता में रहने के बाद कद नेताओं का अपने आप बढ़ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और जब कद बढ़ता है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं और अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने की इच्छाएं भी बढ़ती है। और यही टिकट दिलवाने की इच्छा और अपना कद, अपना वर्चस्व बनाए रखने का एक संघर्ष जो है वो बीजेपी के भीतर अभी दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस पूरे संकट से और इस संवादहीनता या कम्युनिकेशन गैप को लेके किस तरह उभरेगी, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट्स आए चुनाव लड़ने और ना लड़ने को लेके, ये बड़ा सवाल है कि क्या इस कदर भारतीय जनता पार्टी में संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई है? क्या इस कदर भारतीय जनता पार्टी में नेता एक दूसरे की खिलाफत करने पे उतारू हो गए हैं कि अभी टिकटों का ऐलान हुआ नहीं है और अगर
किसी का नाम संभावित नामों में चर्चा में आ जाता है तो मौजूदा विधायक जो है वो फिर बगावत की बात करने लग जाता है। आपका इस पूरे विषय पे क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी टिप्पणियों की हमें इंतजार रहता है, हम वेट करते हैं। और नवीन जी का बेबाक विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद डबास जी। धन्यवाद दोस्तों। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।